हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं और एक बार मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित हो चुका हूं और जिसमें मैंने क्लास 10th का नागरिक शास्त्र का फर्स्ट टॉपिक सत्ता का साझेदारी, इसमें मैंने पूरी तरीके से आपकी बेल्जियम की कहानी को मैंने पूरी तरीके से पढ़ा दिया था। मैंने कहा पूरी बेल्जियम पढ़ा देते हैं और सेकंड पार्ट में हम लोग क्या लेते हैं, श्रीलंका की कहानी। तो हमने बेल्जियम की कहानी पढ़ते समय देखा था कि किस तरीके से बेल्जियम में भी जाति संरचना अलग-अलग थी। डच भाषी थे, फ्रेंच भाषी थे और जर्मन भाषी थे। इन सभी में भी जातिगत संरचना के आधार पे ये अलग-अलग थे, ये संख्या के आधार पे अलग-अलग थे। अगर देखा जाए आर्थिक रूप से भी इनके अंदर भिन्नता थी। पर इन्होंने अपने के यहाँ समझ-बूझ का एक सरकार गठन किए, जिससे इनके मध्य जो गृह युद्ध का एक समस्या उत्पन्न हो रहा था, वो गृह युद्ध की समस्या को समाप्त किया और सरकार को बहुत ही बेहतरीन रूप से, सुचारू रूप से क्या-क्या संचालित किया। ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल और है सत्ता की साझेदारी में श्रीलंका है और ज़रा देखते हैं श्रीलंका ने अपने यहाँ किस तरीके से सरकार बनाई और क्या यहाँ पे समस्याएँ उत्पन्न हुई ना। तो हम लोग मुख्यतः आज पढ़ेंगे श्रीलंका की कहानी को बच्चे, ठीक है? तो आइए हम लोग एक-एक करके नोट करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं श्रीलंका की कहानी तरफ आगे बढ़ते हैं ना। आइए, देखिएगा अगर मैं आपको बताना चाहूँ बेटा श्रीलंका की कहानी तो थोड़ी-सी आप लोग को एशिया महाद्वीप में भारत का मैप पता होना चाहिए। अगर मैं बताऊँ बच्चे तो ये देखिए इतना क्लियर नहीं होता है, ये कटे-फटे से रूप में होते हैं। ये बच्चे हमारा क्या है, दक्षिण भारत है, क्या है? ठीक है, तो ये बच्चे हमारा क्या है, भारत है, क्या है भैया? भारत है। और जो इंडिया है, तो इंडिया बच्चे ये हमारे पास इंडिया है, इंडिया है और इंडिया से जस्ट यही नीचे देखेंगे, तो ये बच्चे जो देश है, इसी का नाम क्या है बच्चे? श्रीलंका, क्या है? श्रीलंका। तो बच्चे यही श्रीलंका है, तो ध्यान देना यही श्रीलंका है और इसी श्रीलंका की कहानी को हमको लोग क्या करना है, पढ़ना है। और श्रीलंका कहा जाए तो भारत के कहाँ है, दक्षिणी बिंदु में है। अगर भारत से कहा जाए क्या दक्षिणी है। अब इधर बच्चे क्या है, तो इधर बे ऑफ बंगाल है, क्या है? बे ऑफ बंगाल है। और अगर इधर की बात करेंगे बच्चे तो इधर हमारे पास क्या है, अरब सी है, क्या बच्चे है? अरब सी है। और नीचे की बात करेंगे तो नीचे बच्चे हमारे पास क्या है, इंडियन ओशियन है। बात समझ रहे हैं? तो अगर देखा जाए तो जो श्रीलंका है बेटा, एक तरफ इसे बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ इंडियन ओशियन है, इधर क्या है, इंडिया है। इंडिया से जलीय सीमा से कनेक्ट होता है और जो जलीय सीमा इसे कनेक्ट करता है उसका नाम क्या है प्यारे? इसे बोलते हैं हम लोग ना पाक जल डमरू, पाक जल डमरू। क्या बोलते हैं? पाक पाक जल डमरू। तो ध्यान देना है, इसे किस नाम से जानते हैं? पाक जल डमरू के नाम से जानते हैं, ठीक है? चलो देखिए बच्चे, तो ये हमारे पास क्या है, श्रीलंका है। तो श्रीलंका का कंडीशन आप देख सकते हैं कहाँ पर है, ये इंडिया है और इंडिया से जब उसके दक्षिणी साइड में देखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा बच्चे, श्रीलंका। तो आइए पहले हम श्रीलंका से क्या पॉइंट बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, क्लास 10th के बोर्ड में, उसको समझ लेते हैं। तो देखो बच्चे, श्रीलंका, अब देखो बच्चे, तो सबसे पहले बच्चे श्रीलंका से एक ही क्वेश्चन, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बन जाएगा बेटा, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है बेटा? इसे प्राचीन नाम इसे क्या है बेटा, सिंघली। क्या नाम है इसका? श्रीलंका का, सॉरी श्रीलंका को हम लोग क्या कहते थे, प्राचीन नाम इसका क्या है? प्राचीन प्राचीन नाम बेटा इसका नाम है सिलोन। क्या नाम है? सिलोन। तो प्राचीन नाम क्या है प्यारे? सिलोन है। और ये बच्चे अगर है पूछे कहाँ पर है, तो यह एक द्वीपीय देश है और भारत के दक्षिणी, भारत के कहा जाए तो भारत के यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम बेटा तमिलनाडु। क्या है बेटा? यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है तमिलनाडु। तो भारत के
तमिलनाडु, अर्थात कह सकते हो यह भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु। तो ध्यान देना, ये भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु तट के दक्षिण में है। मतलब भारत के भी दक्षिण में है और प्लस जो तमिलनाडु राज्य है उसके भी तट के क्या है बेटा, ये दक्षिण में है। तो दक्षिण में स्थित है और उसका अगर बॉर्डर देखेंगे इंडियन ओशियन और प्लस बे ऑफ बंगाल के बॉर्डर इसके साथ लगती है। अब अच्छी अगर बात कहा जाए तो यहाँ देखा जाए दक्षिण तट में स्थित है। दूसरी बात बेटा कहा जाए यह कैसा देश है, तो यह ध्यान देना है यह भी द्वीपीय देश है, यह भी द्वीपीय देश है। अगला पॉइंट की अगर बात करेंगे बेटा तो यह भी द्वीपीय देश है। और दूसरी बात करेंगे तो यहाँ लगभग कितनी जनसंख्या है, तो यहाँ लगभग 2 करोड़ जनसंख्या है। कितना जनसंख्या बच्चे, तो यहाँ लगभग कितने करोड़ जनसंख्या है, लगभग 2 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर भी निवास करती है। अच्छा, अब इसके बाद बच्चे अगर बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे जाति, कौन सी जाति कितनी पाई जाती है ना, तो जाति की संरचना हम लोग इसी बना लेते हैं जाति। तो अगर जाति की बात करेंगे बेटा, अगर देखेंगे श्रीलंका में जाति संरचना, पर इतनी बात अच्छा पता ही नहीं, पता हो गया ना आप लोग को, इतनी बात अगर क्लियर है तो फिर हम लोग देखते आगे। और जाति संरचना करेंगे अगले स्लाइड पे ना। तो आप लोग यहाँ से क्या ले लेंगे बच्चे, SS, मतलब समझते हैं ना, स्क्रीन शॉर्ट फॉर्म है। चलिए, तो पहले आप इतना जान लीजिए, प्राचीन नाम सिलोन है, यह भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु तट के दक्षिण में स्थित है। यह द्वीपीय देश है, यहाँ लगभग 2 करोड़ जनसंख्या निवास करती है ना। अब आइए बच्चे अगली पॉइंट चलते हैं। अब श्रीलंका में देखेंगे जाति संरचना। श्रीलंका में जाति संरचना, देखो बच्चे, अगर श्रीलंका में जाति संरचना को समझेंगे तो वहाँ के सरकार के बारे में आप समझ पाएंगे। अब जाति कहाँ चले गए भाई, श्रीलंका की जाति संरचना बेटा। तो अगर जाति संरचना की बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे तो 74%, ओहो यार ये तो परेशान कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, 74% सिंघली जाति है, सिंघली जाति बेटा। तो अगर देखेंगे तो यहाँ 74% सिंघली जब जाती है तो मतलब जो संख्या में ज़्यादा होता है, जो संख्या ज़्यादा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुसंख्यक समूह, क्या बोलते हैं, बहुसंख्यक समूह। तो ये ध्यान देना है, बहुसंख्यक समूह में सिंघली जाति थी। तो अगर पूछा जाए तो बहुसंख्यक समूह में कौन सी जाति थी बेटा, सिंघली। और जो सिंघली जाति थे ना, आपसे बताऊं तो ये ध्यान देना है, ये सिंघली भाषा बोलते थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये कौन सी भाषा बोलते थे, यह सिंघली भाषा बोलते थे एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो अगर बच्चे बात करेंगे तो ये ध्यान देना है, यह सिंघली भाषा बोलने वाले थे एवं बौद्ध धर्म के क्या थे बेटा, अनुयायी थे। ये बौद्ध धर्म को क्या करते थे, मानते थे ना। ये तो बात किसकी होगी बेटा, ये बात होगी किसकी, ये बात होगी हमने सिंघली जाति बारे समझा। यहीं पर दूसरी बात करेंगे बेटा, तो यहीं पे तमिल भाषा, कौन से, तमिल कितने थे बच्चे, यहाँ पे 18% थे। कितने थे, 18% तमिल थे। ये देखो बहुविकल्पी भी क्वेश्चन में जाएगा। तो तमिल कितने थे, 18% थे, और सिंघली कितने थे, 74% थे। और जो तमिल थे बेटा 18% थे ना, ये ध्यान देना है किस रूप में है, यह अल्पसंख्यक रूप में है। कैसे हैं, क्योंकि जिसकी संख्या ज़्यादा उसे बहुसंख्यक कहेंगे और जिसकी संख्या कम उसे क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक।
तो तमिल जो थे बेटा ये किस रूप में थे, तो ध्यान देना है, यह अल्पसंख्यक समूह था। एक ऐसा समूह था बेटा, अल्पसंख्यक समूह था। अब ये भी कितने भागों में बटे हुए थे, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो बच्चे आप 13% कर लो, अब ये कितना कर दो 5%, तो हो जाएगा 18%। 13%, जो 13% यहाँ तमिल थे वो श्रीलंकाई तमिल थे, अब 5% कैसे थे, भारतीय तमिल थे ना। तो ध्यान देना, यह देखेंगे 13% श्रीलंकाई तमिल 5% भारतीय मूल के तमिल। देखा जाए तो यहाँ पे 5% भारतीय मूल के तमिल और 13% क्या थे, श्रीलंकाई तमिल थे। और ये सभी ध्यान देना तमिल और सिंहली भाषा बोलते थे ना। तो कह सकते हैं कौन सी जाति थे बेटा, ये हिंदू और कह सकते हैं हिंदू एवं मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम जाति थे, जाति समझ रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम जाति थे, तो 13% श्रीलंकाई तमिल थे, 5% कौन थे, भारतीय मूल के तमिल थे। अब देखा जाए 30 प्रकार से इनकी संख्या क्या हुई थी, बटी हुई थी। अब ये कौन सी भाषा बोलते थे, तो जानते हो भाषा कौन से बोलेंगे, तमिल बोलेंगे और कौन से बोलेंगे, सिंहली। तो देखा जाए कौन सी जाति से, कौन से धर्म से थे, हिंदू और क्या थे, मुस्लिम थे। दूसरी बात अगर कहा जाए तो यह, इन दोनों की बात कर रहा हूँ बच्चे, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, यह तमिल एवं, पढ़ाने दे भाई, यह तमिल व सिंहली दोनों भाषा बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा, दोनों भाषा बोलते थे। और यहीं पर अगर कहा जाए तो 7% क्या थे बेटा, तो अगर देखा जाए तो 7% यहाँ क्या थे, ईसाई थे। 7% क्या थे बेटा यहाँ पे, ईसाई थे। और 1% मान लीजिए कौन थे, अन्य थे। कौन थे, अन्य जाति थी। इसमें सब मिले हुए थे। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये तो 7% है, और ये कितना बच्चे 1% है, और टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100%। 74, 18, 7 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100%। तो देखो जी, एक बात अपने दिमाग जहन में बैठा लो, अगर देखा जाए जाति संरचना हमारे पास श्रीलंका किस प्रकार से थी। अब देखो जिसकी संख्या निहायती ही कम है, जिसकी संख्या बहुत ही कम है, तो उसको बहुत ज़्यादा दुनिया में क्या चल रहा है कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, जो संख्या में थोड़ा सा ठीक ठाक है, मतलब अगले से थोड़ा कम है, तो वह अपने वर्चस्व को स्थापित रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि संघर्ष उन्हीं के बीच में मिलेगा जो भाई टकरा सकेंगे। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जो जातिगत संरचना है, जैसे आज एससी, ओबीसी, जनरल, इस सब में कटा हुआ है। तो जैसे एसटी समुदाय बहुत ही समाज से पीछे है, तो देश दुनिया में क्या चल रहा है उसे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। पर वही ओबीसी, जनरल या एससी का लगभग देखेंगे, इन बीच में क्या होगा, संघर्ष आपको दिखाई देगा। चाहे वो कोई सेक्टर आप ले लीजिए, एग्जाम का सेक्टर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब कंपटीशन देखिए, तब पहले था कि हाँ, कि यार ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो इसका उसको प्रॉफिट मिल जाता था कि नंबर कम। पर आज के समय में मुझे नहीं लगता है कि आप एससी से हैं या आप एसटी से, एसटी मान लीजिए ठीक है, पर एसटी का अभी भी नंबर कम जाता है। पर जो एससी कैंडिडेट हैं, मुझे आज नहीं लगता है कि एससी कैंडिडेट को कम पढ़ना चाहिए, उनको भी उतना ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि आजकल कट ऑफ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं जा रहा है, 1, 2, 3 क्वेश्चन का अंतर जा रहा है, और धीरे धीरे ये भी ध्यान लीजिए समाप्त ही हो जाएगा, क्योंकि अब हर एक सेक्टर में लड़के पढ़ने वाले बहुत तेज है, समझ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ से तो 13% थे। अब देखिए संघर्ष कहाँ कहाँ होगा, तो संघर्ष क्या चालू होगा बेटा, संघर्ष क्या होगा, श्रीलंका क्या थे, 74% क्या थे, सिंहली थे, और 18% क्या थे, तमिल थे। तो क्या हुआ, सिंहलियों ने क्या किया, ये बलशाली थे, समूह थे, ज़्यादा पावरफुल थे। तीनों ने क्या किया, जो अल्पसंख्यक समूह थे, इनके हितों का ध्यान नहीं रखा, इनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया। इन्होंने बलशाली का अधिक शक्तिशाली होने के कारण इन्होंने अपनी खुद एक सरकार बना ली। सिंघलियों ने क्या की, पर्सनल अपनी क्या बना ली, सरकार बना ली। अब जब बताइए अगर सिंघलियों ने अपनी सरकार बना ली है, तो सिंघली जो चाहेंगे वही करेंगे। जय शिवा से सिंघलियों ने जब अपनी सरकार बना ली, तो सिंघली क्या चाहेंगे, जो चाहेंगे वही करेंगे। और इसमें अगर तमिल शोषित हो रहा है तो होने दिया जाएगा, ईसाई शोषित हो रहे तो होते रहे। अब बताइए चाहे तमिल हो, ईसाई हो, जब ये शोषित होंगे
तो कब तक सहेंगे? एक समय सीमा तक सहेंगे, और जब समय सीमा तक सहेंगे, जैसे उनका एक जो दायरा है जैसे वो टूटेगा तो संघर्ष करना चालू करेंगे, विरोध करेंगे। अब विरोध करेंगे तो आपस में संघर्ष होगा, और संघर्ष होने से ये संघर्ष अगर काफ़ी बड़े रूप में तब्दील हो गया तो ये किस में चेंज हो जाएगा? गृह युद्ध में। जबकि हमने अभी देखो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किसमें? बेल्जियम में, कि बेल्जियम में भी जातिगत संरचना अलग अलग थे, 59%, 40%, 1%। फिर भी वहाँ पे देखेंगे ना, अंतर होने के बावजूद भी लोगों की भागीदारी एक साथ सुनिश्चित की गई। पर यहाँ पे देख रहे हैं, अभी आपको बताऊंगा, इस सिंघलियों ने क्या किया, इनकी संख्या ज़्यादा थी तो इन्होंने अपनी क्या बना ली बेटा? सरकार बना ली। क्या बना ली? सरकार। और जब सरकार बना लिया तो ये जो चाहेंगे वही करेंगे। तो ये देखते हैं क्या किया बेटा इन्होंने, है ना। अब क्या होगा बेटा? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब देखो प्यारे, यहाँ होता क्या है, जरा सा देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा, अगर बताऊं तो बल समूह का शासन तो क्या बेटा? यहाँ पे जो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद थे, तो ये ध्यान देना है, यह बलशाली समूह था, बलशाली समूह था। तीनों ने क्या किया बेटा? बलशाली समूह था तो 1948 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, और सिंघलियों ने अपना क्या किया? एक सरकार बना ली। क्या किया? तो ध्यान देना, यह बलशाली समूह था, और इन्होंने क्या किया बेटा? श्रीलंका ने 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना लिया, और सिंघलियों ने अपनी प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश किया ना। देख, यह बलशाली समूह थे, इन्होंने 1948 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, एवं अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए प्रभुत्व को कायम रखने के लिए श्रीलंकाई संविधान में मनचाहा परिवर्तन किया। जरा सोचिएगा, इन्होंने क्या किया? बलशाली समूह था तो इन्होंने कौन भैया? बलशाली समूह कौन था? सिंघली। याद रखेंगे, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिंघली की। सिंघली कैसे समूह थे? बलशाली समूह थे। ये बलशाली समूह क्या किए? इन्होंने 1948 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, एवं प्रभुत्व को कायम रखने के लिए श्रीलंकाई संविधान में मनचाहा परिवर्तन किया। अब मनचाहा परिवर्तन करेंगे तो यही सोचेंगे ना, अधिक से अधिक जो सिंघली जाति है उसे लाभ मिले, और जब सिंघली जाति को लाभ मिलेगा तो अन्य जातियां से क्या होंगी? शोषित होंगी। तो देखिए उन्होंने क्या क्या बेटा परिवर्तन किया शासन के दौरान में। इन्होंने सिंघलियों के द्वारा शासन में परिवर्तन, शासन में क्या करेंगे बेटा? परिवर्तन करेंगे। तो इन्होंने पहला परिवर्तन क्या किया बेटा? 1956 में सिंघली को एक राज्य भाषा की घोषित कर दिया। क्या किया बेटा? इन्होंने पहला किया 1956 में सिंघली को मात्र एक राजभाषा का दर्जा दे दिया। क्या किया गया बेटा? इन्होंने 1956 में सिंघलियों को मात्र एक राजभाषा का दर्जा। अब बेटा राजभाषा किसे कहते हैं समझते हैं आप लोग? देखो पहले क्या होती है? बोली होती है। बोली से क्या बोलती है बेटा? जो बोली होती है, यही बोली जब फेमस होने लगती है इसी को बोलते हैं राष्ट्रभाषा। अब यही राष्ट्रभाषा जब आगे चलकर
देश के शासन प्रशासन का कार्य उस भाषा में होने लगे तो उसे बोलते हैं राजभाषा। मतलब जो सरकारी कामकाज होते हैं जिस भाषा में होंगे उन्हें हम लोग राजभाषा कहेंगे। जैसे हमारे भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कामकाज होते हैं सरकारी कामकाज वो किस में होते हैं? तो सरकारी कामकाज किस में होते हैं? तो हिंदी में होते हैं। किस में होते हैं बच्चे? हिंदी में। इसलिए हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। ऐसे ही श्रीलंका में जब सरकार इन्होंने सिंहलियों ने बनाई, इन्होंने संविधान में एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। किसको? सिंहली को। अब आप लोग बताइए, जब ये सिंहली भाषा को उन्होंने घोषित कर दिया तो इससे जो तमिल समुदाय होगा वो नाराज होगा कि नहीं होगा? जिसके साथ बेटा इन्होंने क्या किया? दूसरी बात क्या किया? देश के विश्वविद्यालय, देश के जो बेटा विश्वविद्यालय थे और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता। अब बताइए बच्चे, इन्होंने क्या किया? ये भी देखो हद फान कर दिया, एकदम ही मतलब हद फान लिया। अब मान लो राजभाषा दिया जाती है, चलो ठीक है। दूसरी बात क्या कर दिया? देश के विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिर्फ किसका प्रभुत्व रहेगा? प्राथमिकता किसको दिया जाएगा? सिंहलियों को। भले सिंहली हो जाएंगे, उसके बाद अगर जगह बचता है तो तमिल होंगे या अन्यथा नहीं होंगे। बताइए, तो ये सब जितने काम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको शोषित करने का ही तो काम कर रहे हैं। और यही अल्पसंख्यक समुदाय जब शोषित होगा तो क्या करेगा? विरोध करेगा, संघर्ष करेगा, और संघर्ष करेगा तो यही किस में तब्दील हो जाएगा? गृह युद्ध में तब्दील हो जाएगा। अब देख रहे हैं ना किस तरीके से श्रीलंका अपने यहाँ क्या कर रही है। वही आपने बेल्जियम की कहानी अगर समझना है तो पहला पार्ट में जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बेल्जियम ने अपना कैसा दिमाग लगाया। अब देखो श्रीलंका अपना कैसा दिमाग लगा रहा है। अब से देख सकते हो आज भी हमारे देश में यही हो रहा है। हमारे देश की भले से संविधान बन गया है, हमारे देश में भी उसी का है जो बहुसंख्यकवाद है। मतलब बहुसंख्यकवाद यहाँ किससे? जातिगत आधार पे नहीं, जो मानसिक रूप से आर्थिक रूप से बहुसंख्यक है उसी का देश है। गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जब आप कभी विभाग में जाएंगे, जब आप प्रशासनिक इकाई में जब जुड़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अभी हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं। समझ रहे हैं? तो जो जिनके पास पैसा है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, समझ रहे हैं, जो मानसिक रूप से मजबूत है, उन्हीं का क्या है? बोलबाला है। इसके साथ बच्चे इन्होंने और क्या किया बेटा? अब इन्होंने इसके साथ साथ बेटा अब बताओ इस किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को नाम मानते थे। तो इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को क्या किया? प्रोत्साहन दिया। क्या किया? प्रोत्साहन किया। क्या किया? बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। बढ़ावा दिया। अब बच्चे आप लोग बताओ, जब ये सब सारे काम किए, बढ़ावा दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि वह इसके परिणाम स्वरूप तमिल और सिंहली समुदाय के बीच में क्या होगा? संबंध बिगड़ते चले गए। इससे क्या होगा? तो अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके यहाँ समझते रहेंगे बेटा आप लोग। अब जो पढ़ चुके हैं उसी के आगे चल रहे हैं। देखिए, तो इससे क्या हुआ? तो इससे हमारे पास क्या हुआ? सिंहली एवं तमिल समुदाय के मध्य क्या होगा बच्चे? समुदाय मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। और जब बेटा इन्होंने बार बार इसकी मांग किया, जब बार बार मांग किए तो ध्यान देना है, पर इन्होंने सुना नहीं, सिंहलियों ने नहीं सुना। तो इससे क्या हुआ? तनाव की स्थिति बनी। तो यह धीरे धीरे यहाँ धीरे धीरे संघर्ष प्रारंभ हुआ एवं यही संघर्ष गृह युद्ध में तब्दील हो गया।
क्या हो गया बच्चे? तो यही ध्यान देना है, यही गृह युद्ध में क्या होगा बच्चे? तब्दील हो गया। देख सकते हैं, तो अगर आपसे बात किया जाए तो बेटा आप समझ सकते हैं यहाँ क्या सिंघली और तमिल के बीच समुदाय के बीच क्या हुआ? संघर्ष चालू हुआ, और यही संघर्ष धीरे धीरे किसमें तब्दील हो गया? गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब ये होता है जब देश के अंदर ही, जब किसी देश के अंदर क्या हो, शासनिक प्रशासनिक ढांचा बहुत सही तरीके से न चल पाए, जनता एक दूसरे का विरोध करने लगे, धीरे धीरे शासन प्रशासन पूरी तरीके से हिल जाए, तो उसी बोलते हैं बेटा गृह युद्ध। इसे घर में ही गृह युद्ध होता है जब क्या हो, मम्मी पापा चाचा ताऊ जितने लोग हैं सबका अपना मनमाना ढंग से चलने लगे, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या होगा? संघर्ष होगा, और ये संघर्ष इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि घर टूटने की पारी आ जाएगी, अलगाव। तो ऐसी स्थिति श्रीलंका के अंदर बन गई जब सिंघलियों ने अपने संविधान में मनचाहा परिवर्तन किया, शासन में मनचाहा परिवर्तन किया, जिससे क्या हुआ? तमिल समुदाय नाराज हुआ, और तमिल समुदाय ने जब नाराज हुआ तो इन्होंने विरोध जताना चालू किया, पर इस विरोध को वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे, इससे धीरे धीरे उनके बीच में संघर्ष चालू हुआ। अब यह संघर्ष इतना ज़्यादा बढ़ गया कि धीरे धीरे पूरे देश के अंदर ये आग लग गई श्रीलंका के, और श्रीलंका के अंदर पूरी तरीके से गृह युद्ध छिड़ गया। अब गृह युद्ध छिड़ा बेटा, इसमें मारा कौन जाएगा? जाहिर सी बात है जिनकी संख्या कम है, जाहिर सी बात है उसमें और लोग भी लपेटे में जाएंगे जो बिल्कुल उनका कोई भी इस युद्ध से लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं? इससे बेटा वहाँ पे क्या चालू हो गया बच्चे? गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। जब गृह युद्ध प्रारंभ हो गया तो यहाँ पे देखिए बच्चे, इन्होंने क्या किया? जब गृह युद्ध कर रहे थे तो तमिलों द्वारा क्या कुछ न कुछ तो मांग की गई, तो तमिल ने अपनी राजनीति क्या किया? तमिलों ने अपनी मांग के लिए एक पार्टी गठन किया, क्योंकि तमिल कितने थे? 18% थे, इनकी संख्या कम थी, तो ये लोग एक दूसरे को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम है लिट्टे। क्या नाम है बच्चे? लिट्टे। कोई लिट्टे का फुल फॉर्म बताएगा बच्चे? कोई लिट्टे का फुल फॉर्म बताएगा? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन ऑफ टाइगर इलम क्या होता है? लिबरेशन ऑफ टाइगर ऑफ तमिल इलम। इलम का मतलब बच्चे सरकार। तो इन्होंने एक पार्टी लिट्टे गठन की, और उस लिट्टे के आधार पर इन्होंने क्या किया बेटा? मांग स्टार्ट किया। क्या किया? मांग स्टार्ट किया। आप जाएंगे तो इसी पे एक मूवी बनी हुई है बेटा, लिट्टे। लिट्टे नाम से मूवी ही बनी है, श्रीलंका और तमिल की कहानी पर है, श्रीलंका और भारत के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाया गया है। और इसी कंडीशन में बेटा ये इतना ज़्यादा संघर्ष बढ़ गया था कि भारत ने गृह युद्ध को शांत करने के लिए शांति सेना भेजी थी, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने क्या किया? श्रीलंका की स्थिति को सुधारने के लिए क्या भेजा था? ध्यान देना है, शांति सेना भेजी थी। बल्कि इसका मैसेज दूसरा गया, इन्होंने कहा कि सिंघलियों के सपोर्ट के लिए भारत ने सेना भेजा हुआ है, और इस बिहार में तमिल साम्राज्य, जो तमिल जाति थी, वो क्या हुई? भारतीय सरकार से नाराज हो गई। मेरी बात ध्यान समझिए, क्या हुआ कि जब लिट्टे इन्होंने गठन मांग की, लिट्टे की जब गठन की, और गठन करने के बाद संविधान में मांग करना चालू कर दिया देश के अंदर अपने इन्होंने, और जब देश के अंदर इन्होंने मांग करना चालू कर दिया तो हुआ क्या कि वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा बदल गई, गड़बड़ हो गई थी। तो उस समय हमारे यहाँ भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी ने वहाँ की स्थिति को सही करने के लिए यहाँ से शांति सेना भेजी, पीस फोर्स, और जब पीस फोर्स यहाँ से गई तो वहाँ पे स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास की, पर यहाँ सिंघलियों के द्वारा तमिल के अंदर एक अलग ही बीज बो दिया जाता है। और क्या बीज बो दिया जाता है? कहा जाता है कि भारतीयों ने जो सेना भेजा है वो सिंघलियों की मदद के लिए भेजा है, न कि तमिल की मदद के लिए। अब तमिल समुदाय और नाराज हो गई, या तो हम ऊंचे संख्या में कम, अब भारत सिंघलियों को मदद कर रही है। अब ऐसे में 1985 में राजीव गांधी दक्षिण भारत में जाते हैं आंदोलन करने के लिए, मतलब कि जनसभा करने के लिए। इन्हें पहले से थ्रेट था कि आप मत जाइए, आपकी जान की खतरा है, पर इन्होंने माना नहीं। और वहाँ जैसे ही वहाँ दक्षिण भारत में इन्होंने गए जनसभा करने के लिए, एक महिला, तमिल महिला थी, जिन्होंने खुद ही सुसाइड बम बन के आई, इनको माला पहराई और उनके साथ साथ लेके अपना भी उड़ गई। तो राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई, ये इसी का कहानी है, तमिल लिट्टे का ही योगदान है। समझ पा रहे हैं? इतनी बड़ी संघर्ष हो गई कि एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री मारा गया। तो ऐसा नहीं है, अगर गृह युद्ध छिड़ रहा है तो उस देश को भी प्रभावित होगा, अगल बगल के जो देश है वो भी प्रभावित होंगे, वहाँ के लोगों में समस्या उत्पन्न होगी, और वहाँ के लोग एक देश से दूसरे देश की तरफ पलायन करना चालू कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इन्होंने क्या किया बेटा तमिलों ने? आइए आगे चलते हैं। देखिए क्या करें बेटा, तमिल द्वारा संघर्ष एवं मांग हेतु
मांग हेतु एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जिससे ध्यान रहा राजनीतिक पार्टी का गठन किया। तो अब देखिए, आप समझिएगा कौन सी राजनीतिक पार्टी का इन्होंने गठन किया था बेटा, तो 1980 में क्या हुआ था, 1980 में किसके गठन हुए थे बेटा, लिट्टे। किसका गठन हुआ था, लिट्टे गठन हुआ। और लिट्टे का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, जिसका होता है लिबरल, ध्यान देना क्या होता है बच्चे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। तो ध्यान देना, इल्म का मतलब सोचते हैं क्या होता है बच्चे, इल्म। इसी का फुल फॉर्म क्या बच्चे, लिट्टे। तो ध्यान देना 1980 में क्या किया गया था कि तमिलों के द्वारा लिट्टे का गठन किया। इसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म। इल्म का मतलब होता है बच्चे सरकार। क्या होता है बच्चे, सरकार। इस सरकार द्वारा अब कब गठन किया गया था, 1980 में। तो क्या किया गया इसके द्वारा बच्चे, इन्होंने ध्यान देना, इन्होंने क्या किया बेटा, ये क्या मांगेंगे, इनको जो समस्या हुई तो मांगेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा तमिल को राज्य भाषा का दर्जा दिया जाए। इन्होंने कहा राजभाषा का दर्जा दिया जाए। केवल सिंहली ही राजभाषा नहीं रहेगा, बल्कि कौन रहेगा, तमिल भी रहेगा, राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा चीज उन्होंने क्या किया बेटा, दूसरा क्या मांगा, शिक्षा का अधिकार। भैया जो उन्होंने संशोधन किया हुआ था अपने संविधान में इसके पहले अपने लिए, इसमें अपनी भागीदारी इन्होंने क्या किया, सुनिश्चित करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, शिक्षा का क्या मिले भैया, हमको अधिकार मिले। इसके साथ बेटा इन्होंने क्या किया बच्चे, रोजगार का हो अवसर मिले। मतलब ऐसा नहीं हो कि रोजगार में सिर्फ कौन रहे, सिंहली रहे। उसमें योगदान किसका होना है, भले अवसर किस कामकाज में, सरकारी कामकाजों में तमिल की भी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए बेटा। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में क्या किया गया बेटा, इन्होंने कहा उत्तर पूर्वी श्रीलंका में तमिल क्या किया गया, तमिल इलम बनाने का अधिकार। कि मतलब उत्तरी पूर्व, जैसे आप लोग इधर हैं, जैसे मान लीजिए श्रीलंका है, तो श्रीलंका के जो उत्तरी पूर्वी एरिया, जैसे मान लीजिए बेटा कि ये श्रीलंका हो गया मान लेते हैं, तो ये आप जानते हैं इस तरीके से करेंगे, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो जो ये एरिया है यहाँ पे क्या है बच्चे, यही है नॉर्थ ईस्ट। क्या है बेटा, नॉर्थ ईस्ट। तो इस नॉर्थ ईस्ट में ही कौन रहते थे, तमिल रहते थे। क्यों, तमिल इसी साइड रहते थे। जो तमिल है, तीनों ने कहा इस एरिया में ना तमिल सरकार बनाने का अधिकार दीजिए, तमिल सरकार। तो बेटा इन्होंने कहा कि इस एरिया में क्या कर दो, तमिल सरकार बनाने का क्या दे दो बच्चे, अधिकार दे दो। समझे। तो ध्यान देना, यहाँ से इन्होंने सब सारी मांगे की, पर इनको मांगो बेटा बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। और देखेंगे तो धीरे धीरे ये स्थिति काफी लंबा तक चला। लगभग आपको बताऊं कि 2014 में जाकर, ये 2014 जो है, 2014 और शायद सॉरी एग्जैक्ट डेट देख लीजिए, 2014 या 9 है, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है। तब जाके यहाँ पुनः संविधान फिर से गठित हुआ। कहाँ में, श्रीलंका में। सोचिए इतना दिन का संघर्ष चलता हुआ आ रहा था, कब खत्म हुआ, शायद एग्जैक्ट डेट देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, 2009 या 2014 है। ठीक है, जाकर फिर पुनः वहाँ संविधान बना, और तब जाके यहाँ की स्थिति क्या हुई बच्चे, सही हुई। तो बताइए, आप सत्ता की साझेदारी आप करेंगे तो कैसा करेंगे, श्रीलंका जैसा करेंगे कि बेल्जियम जैसा करेंगे। आपके एग्जाम्पल में, आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हुए। अब श्रीलंका का आपने कंडीशन देखा कि किस तरीके से श्रीलंका जब अपने क्या जाति के संरचना के आधार पे देश में सरकार बनाई, तो उन्होंने क्या किया, बहुसंख्यकवाद की सरकार बना दी। बहुसंख्यकवाद की सरकार से देश के अंदर क्या उत्पन्न हो गया, संघर्ष, गृह युद्ध बन गया। बताइए, आप ऐसा सरकार बनाना चाहते हैं कि बेल्जियम जैसा सरकार। बेल्जियम के अंदर भी ये स्थिति आई, पर उन्होंने क्या किया, सभी लोगों को समान सीटों का वितरण कर दिया, सभी के पास शक्तियां क्या कर दिया, समान कर दिया। तो वहां पर गृह युद्ध अपने आप समाप्त हो गया और देश का संचालन सुचारू रूप से बढ़िया होने लगा। समझ रहे हैं।
तो अब बच्चे ये था श्रीलंका कहानी थी, और उसके पहले मैंने जो पढ़ाया था क्या था बेटा, बेल्जियम की कहानी। तो दोनों कहानी मैंने आपको समझा दी, इससे जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे आप बना ले जाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी करेंगे तो उसके क्या क्या रूप हो सकते हैं। अगर शक्तियों का बंटवारा करेंगे तो पूरे विश्व में किस प्रकार से किसी देश के अंदर शक्ति का बंटवारा कर सकते हैं। भाई शक्तियों का बंटवारा करना है, पावर ऑफ शेयरिंग करना है, मतलब सत्ता किसी एक हाथ में ना हो, सत्ता सभी हाथों में हो, समझ रहे हो। तो सत्ता का अगर विकेंद्रीकरण करना है तो हमारे पास क्या स्वरूप हैं। अगर कोई देश अपने देश के अंदर कोई भी नया देश बन रहा है, अपने यहाँ संविधान को लागू कर रहा है, तो सत्ता का बंटवारा कैसे करे, सत्ता का वितरण कैसे करे, उसके लिए क्या स्वरूप है पूरे विश्व में, क्या कोई मॉडल है कि नहीं है। ताइए उन मॉडलों को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं बेटा। यहाँ तक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। आप लोग ले लेंगे SS, हाँ SS ले लिए। आइए आगे चलते हैं। आइए तो हम लोग देखेंगे बेटा सत्ता के साझेदारी का स्वरूप क्या स्वरूप हो सकता है बच्चे। सत्ता के साझेदारी का स्वरूप। देखो बच्चे, अगर सत्ता की साझेदारी के स्वरूप की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता की साझेदारी ना। क्या करेंगे, सरकार के विभिन्न, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर, सॉरी क्या बोल सकते हैं, क्षैतिज वितरण। तो ध्यान देना है। तो पहला देखते हैं सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य क्या कर सकते हैं, सत्ता की साझेदारी। देखो बच्चे, अगर सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता की साझेदारी की देखेंगे तो किसी भी देश के अंदर जो ये देखेंगे, मध्य देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्षैतिज वितरण। क्या बोलते हैं, क्षैतिज वितरण। अब क्षैतिज वितरण समझते हैं ना, जब एक ही पटल पे सब हो। तो इसमें देखेंगे क्षैतिज वितरण देखेंगे तो कुल कितनी चीज आएंगी बेटा, 3 आएंगी। तो एक जानते हो कौन होता है बच्चे, विधायिका होता है, एक कौन होता है, कार्यपालिका होता है, और दूसरा कौन होता है बच्चे, न्यायपालिका। अब देखो यहाँ पावरिंग बटेगा, शक्ति बटेगी, तो विधायिका क्या करती है पहले ये तो जान लेंगे, ये कार्यपालिका क्या करती है, वो प्लस न्यायपालिका क्या करती है बेटा। तो विधायिका क्या करती है, तो विधायिका ध्यान देना है, ये क्या करती है, लॉ मेकिंग करती है, लॉ मेकिंग। अर्थात ये क्या करती है बेटा, विधि निर्माण संस्था है। ये क्या करती है, विधि निर्माण संस्था है, ये विधियों का निर्माण करती है। तो जो विधियों का निर्माण करे उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, विधायिका। तो देखो यहाँ क्या हुआ, शक्तियों का बंटवारा हो रहा है, एक संस्था हमने बना दिया क्या, विधायिका। विधायिका क्या काम करेगी, विधि का निर्माण करेगी। क्या करेगी बच्चे, विधि निर्माण करेगी। दूसरा हमने क्या बनाया बच्चे, कार्यपालिका। क्या बनाया बच्चे, कार्यपालिका। ये क्या करेगी, ये बेटा विधि को लागू करेगी। क्या करेगी बच्चे, विधि को लागू करेगी। कहाँ चले गए भाई, कौन उठ के कहाँ चला गया है, तुम यहाँ जाओ भाई। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमारा इरादा था तुम्हें छोटा करना, हटाना नहीं था ना। देखो भाई, तो हमने क्या किया, ये क्या करेगा बच्चे, विधि को लागू करेगा। और जो विधि को लागू करेगा तो इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं बेटा। कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, 2 प्रकार के। एक बच्चे कैसे होते हैं, एक होते स्थायी और दूसरा होते हैं अस्थायी। क्या होते हैं, एक होते स्थायी, दूसरा होते अस्थायी। अब यही 2 लोग विधि को करके क्या करेंगे, लागू कराएंगे। जब भी कोई भी विधि कार्यपालिका बनाएगी, विधायिका बनाएगी, तो उस विधियों को लागू कराने का काम किसको है, कार्यपालिका। और कार्यपालिका विधि लागू कराने के लिए कितने प्रकार के सदस्यों को चुनती है, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के सदस्यों को, 2 प्रकार के। एक स्थायी सदस्य होंगे, दूसरा क्या होंगे बच्चे, अस्थायी। तो जो स्थायी सदस्य होते हैं बेटा, ये कैसे आते हैं, तो ये ध्यान देना, चयन के माध्यम से आते हैं। चयन होता है इनका एग्जाम होता है, ये क्वालिफाई होते हैं। अब एक बार अगर ये आ गए तो परमानेंट, जब तक इनकी रिटायरी नहीं होगी तब तक ये बने रहेंगे। जैसे बच्चे इसमें आप लिख सकते हैं IAS हो गया, IPS हो गया, समझ रहे, IFS हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये सभी जो संस्था है, DM SP करता क्या है, तो जो भी विधायिका विधि बनाई हुई है उसी विधि को क्या करेगी, लागू कराएगी।
जैसे अब विधायिका ने कोई विधि बना, जैसे मान लीजिए आर्टिकल, हम बात करेंगे किसकी बात कर लीजिए बेटा, आर्टिकल 17 की। तो आर्टिकल 17 में ये लिखा गया है, क्या लिखा गया बच्चे, कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब कोई भी छुआछूत का उल्लंघन नहीं करेगा। अब मान लीजिए कोई छुआछूत का उल्लंघन वायलेशन कर रहा है, तो उसे कौन जाके रोकेगा, ये एसपीडीएम, ये रोकेगा। समझ रहे? अब ये जो रोक रहा है ये कैसा है, एक बार अगर आ गया, एक बार इसने एंट्री ले ली, ये तब तक नहीं जाएगा जब तक इसकी रिटायरी नहीं होगी। हाँ, कोई गलत कामों में अगर लिप्त पाया गया तब इसे हटाया जा सकता है, पर बट ऐसा नहीं है कि इसे हर साल परीक्षा देके इसे क्वालिफाई होना पड़ेगा। और दूसरा कौन होते हैं बच्चे, अस्थायी। अस्थायी में कौन होते हैं, जैसे आपके पीएम हो गए, सीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, समझ रहे हैं, गवर्नर्स हो गए, राज्यपाल हो गए। तो बताओ क्या एक बार कोई प्रधानमंत्री बन गया जीवन काल प्रधानमंत्री बना रहेगा? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जाहिर सी बात है ये लोग आएंगे, फिर 5 साल बाद इन्हें जनता के सामने जाना पड़ेगा, फिर चुनाव जीतेंगे, फिर आएंगे। तो ये कैसे हो गए, अस्थायी। अब ये भी जो प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, ये भी क्या करते हैं, विधि को लागू ही कराते हैं। तो ये दोनों ही व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, कानून को लागू कराने वाले संस्था होते हैं। तो क्या किया हमने, कुछ शक्ति किसको दे दिया, विधायिका को, कि तुम चलो विधि बनाओ। पावर का बंटवारा हो रहा नहीं, सत्ता का बंटवारा, सत्ता की साझेदारी। तो हमने कुछ शक्ति किसको दे दिया, कार्यपालिका को। चलो हमने जो विधि बनाया है उस विधियों को क्या करो आप लोग, लागू कराओ। और तीसरा कौन है बच्चे, न्यायपालिका। कौन है, न्यायपालिका। ये क्या करता है, विधि के, ध्यान देना, विधि के उल्लंघन कैसे रहे, हाँ, अगर विधियों के क्या करता है, विधियों की सुरक्षा करता है। क्या करता है बच्चे, सुरक्षा करता है। अगर मान लीजिए कोई भी अगर कानून का अवहेलना कर रहा है, तो ये क्या करेगा, न्यायपालिका उस पर क्या करेगा, दंड देगा। कि मतलब भाई अब बताइए, किसी विधि को आप क्यों मानेंगे, किसी भी विधि को मानेंगे क्यों, पर उस पर जब कोई सजा होगा, डर होगा, तब तो। हमने कानून बना दिया कि अगर 6 बजे से आप स्कूल कोचिंग है, अगर 6 बजे आप क्लास में नहीं आते हैं, तो आपको 6 बजे आपको क्लास में आना है। हमने विधि बना दी है। और फिर उसके बाद आपने क्या किया, कभी 6:30 बजे आ रहे हैं, कभी 7 बजे आ रहे हैं, और उस पर क्योंकि कोई दंड नहीं है, पर हमने बता दिया कि अगर कोई भी 6 बजे से अगर जितना मिनट लेट करेगा उतना रुपया उसको फाइन देना पड़ेगा। तो आपके अंदर एक डर आ गया। तो आप क्या करेंगे, जानते हैं अगर 10 मिनट लेट गए तो 10 रुपया देना पड़ेगा, अगर 20 मिनट लेट गए तो 20 रुपया देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, तो आपके पास एक डर आ गया। तो दंड इसीलिए प्रावधान किया जाता है किसी भी विधि के अंदर, जिससे आप क्या करें, डरे और उस कानून को सही तरीके से लागू कराया जा सके। ये बेटा न्यायपालिका अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर कौन होता है, हाई कोर्ट, और फिर कौन होता है बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से बेटा तो देखा जाए तो यहाँ भी शक्तियों का क्या हो गया बच्चे, बंटवारा हो गया। तो यह बंटवारा कैसा कहलाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, क्षैतिज वितरण। तो एक प्रकार अगर किसी भी देश के अंदर देखोगे तो यह इस रूप में सत्ता का बंटवारा मिलेगा, जो रूप मैंने आपको समझाया है। दूसरा कौन सा मिलेगा बच्चे, हमारे पास दूसरा कौन सा है, तो कह सकते हो सरकार के मध्य विभिन्न स्तरों पर, क्या लिख सकते हो बेटा, सरकार के मध्य विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। देखो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, सरकार के मध्य विभिन्न स्तर पे। अब सरकार देखेंगे तो यहाँ पे ये जो बंटवारा मिलेगा बेटा, ये कैसा मिलेगा, तो इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। इसको क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग, ऊर्ध्वाधर वितरण। और ऊर्ध्वाधर वितरण को देखने की कोशिश करेंगे, जिससे सबसे ऊपर क्या होगा बेटा, क्या होगा, केंद्र सरकार। क्या होगा, केंद्र सरकार होगा। फिर कौन आ जाएगा, राज्य सरकार आ जाएगा। और राज्य सरकार ही कुछ शक्ति दिया हुआ है किसको, स्थानीय सरकार को। किसको दिया बेटा, स्थानीय सरकार। देखो यहाँ पे जो इस रूप में बंटवारा मिल रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या बोलेंगे बच्चे, ऊर्ध्वाधर वितरण। तो ये केंद्र सरकार होगा, राज्य सरकार होगा, और क्या होगा, स्थानीय सरकार। और इनको क्या किया गया है, अपना क्या किया गया है कि आपको ये दे दिया गया है कि आप इतने सब्जेक्ट पे कानून आप बनाएंगे, इतने सब्जेक्ट पे आप, जैसे अगर भारत की बात करेंगे तब ये 100 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इस पे कानून कौन बना सकता है, केंद्र सरकार। समझ रहे हो, ऐसे ही क्या किया गया है, शक्तियों का क्या किया बेटा, बंटवारा कर दिया गया है। ऐसे ही 61
विषय किसको दे दिया गया है? राज्य सरकार को। समझ रहे हो? तो केंद्र सरकार को क्या होगा? अब केंद्र सरकार, यहाँ पर सरकार को चलाने के लिए क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा बेटा? संसद होगी। क्या होगी बच्चे? संसद। और संसद में कौन कौन होगा बेटा? संसद में कौन कौन होता है? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो कौन कौन होगा? लोकसभा, राज्यसभा, शॉर्ट फॉर्म है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये मिलकर केंद्र सरकार चलाएंगे। और केंद्र सरकार जो भी विधि बनाएगा, केंद्र सरकार जो भी विधि बनाएगा, यह विधि संपूर्ण भारत, जिससे अगर भारत की बात कर लेंगे तो संपूर्ण भारत पे लागू होगा। समझ रहे हैं? अगर ये केंद्र सरकार कोई भी विधि बना रहा है, जैसे भारत में 28 राज्य है ना, तो 28 राज्य के ऊपर क्या होगा बच्चे? ये लागू होगा। वही क्या बेटा? राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार में क्या होता है? उसे बोलते हैं हम लोग विधानमंडल। क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ ध्यान देना, संसद है, ऐसे यहाँ पे क्या होता है बच्चे? विधानमंडल। अब विधानमंडल में कौन होगा? यहाँ बच्चे भी तीन, यहाँ भी 3 लोग होंगे। कौन कौन होंगे? एक तो देखो कौन होगा? विधानसभा होगा, विधानसभा होगा, बीएस विधान परिषद होगा, और कौन होगा? गवर्नर होगा। तो विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, ये 3 मिलकर क्या बनाएंगे? विधानमंडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे? विधानमंडल। और जबकि संसद में कौन होगा? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट मिलकर क्या बनाएंगे? संसद। तो संसद जो भी विधि बनाएगी संपूर्ण भारत में लागू होगा। जबकि राज्य सरकार जो होगी, राज्य सरकार जो होगी, विधानमंडल जो विधि बनाएगी, तो जिस राज्य की होगी, जैसे अगर यूपी राज्य में विधानमंडल है, यूपी राज्य के विधानमंडल ने कोई विधि बनाया, तो सिर्फ कहाँ लागू होगा? यूपी के अंदर लागू होगा, वो एमपी के अंदर लागू नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जहां भी लागू होगा यूपी में, जैसे एमपी सरकार ने बनाया तो सिर्फ कहाँ लागू होगा? एमपी सरकार में। अगर मान लीजिए बिहार सरकार ने बनाया तो कहाँ लागू होगा? बिहार सरकार में लागू होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बिहार ने बनाया तो एमपी में लागू हो जाएगा, पर जब संसद बनाएगी तो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह क्या होगा? विधि लागू होगा। बोलो बात समझे नहीं समझे? तो ध्यान देना है। अब स्थानीय सरकार, राज्य सरकार ने कुछ शक्ति किसको दे दिया बेटा? स्थानीय, मतलब लोकल बॉडी को। लोकल बॉडी मतलब जिला के अंदर जो काम करे। और जिला के अंदर कौन कौन काम करता है? 2 लोग काम करते हैं। ये कौन होता है बेटा? पंचायत, और दूसरा क्या होता है बच्चे? नगर पालिका। तो क्या किया गया है? 2 संस्था और बना दिया गया है, एक पंचायत, नगर पालिका, जो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट होगी, जो किसी जिला के अंदर काम करेगी। तो पंचायत कहाँ काम करेगी? गांव के क्षेत्र के विकास के लिए। ये पहले हमारे संविधान में नहीं था। हमारे पहले अगर भारत की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में ये नहीं था, इसे 1992 में जोड़ा गया है। और नगर पालिका कहाँ काम करेगी बेटा? शहर में। नगर पालिका अगर पूछा जाए कहाँ काम करेगी, तो शहर में। समझ नहीं आएगा? तो देखा जाए तो ये भी एक प्रकार से क्या है बेटा? शक्तियों का। अगर देखेंगे पूरे वैश्विक मॉडल में, आप देखेंगे विश्व में, तो किसी भी देश के अंदर देखेंगे तो यह देखिएगा ऊर्ध्वाधर वितरण आपको मिलेगा और प्लस क्षैतिज वितरण मिलेगा। और तीसरा एग्जाम्पल कौन बन गया बेटा? तीसरा एग्जाम्पल कौन बन गया है? बेल्जियम सरकार ने। बेल्जियम सरकार ने तो दोनों से हटकर अलग ही उदाहरण दे दिया ना, क्योंकि पूरे विश्व में आप देखेंगे, अगर पूरे विश्व में देखेंगे तो यही 2 स्वरूप दिखाई देगा। यही बच्चे अगर पूरे विश्व की बात करेंगे तो पूरे विश्व के अंदर देखेंगे तो यही 2 स्वरूप दिखाई देगा। या तो क्षैतिज वितरण मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा? ऊर्ध्वाधर वितरण मिलेगा। और किसी किसी देश में बेटा क्या मिलेगा? दोनों रूप मिलेगा। पर बेल्जियम सरकार ने एक अलग ही कंसेप्ट लगाया, कहा ऐसा है हम लोग एक और प्रकार से सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं। इसीलिए बेटा अपने आप में वो क्या हो गया बच्चे? यूनिक। तो आप लिख सकते हो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी ना, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी। जैसे बेटा अगर आप इसकी एग्जांपल अगर देखेंगे तो कहाँ मिलेंगे? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार ना। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है बेटा? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार। तो बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार थी बेटा, उन्होंने क्या किया? देखो उसमें 3 भाषा वाले थे। कौन कौन से थे? डच और फ्रेंच और प्लस जर्मन। इन्होंने क्या किया? ये 3 समुदाय के मिलकर इन्होंने एक सरकार बना दिया और तीनों ने अपनी सीटें क्या रख दी? बराबर रख दी। जबकि आप देखते हैं डच कितने थे? 59% थे, ये कितना थे? 40% थे, ये कितना थे बच्चे? 1% थे। जबकि देखो जर्मन 1% है, पर सीटों की संख्या क्या कर दिया? बराबर कर दिया। तो ये बताओ पूरे विश्व में एक नया मॉडल प्रस्तुत क्या नहीं किया? भी पूरा विश्व जानता था कि अगर देश के अंदर सत्ता बंटवारा, शक्ति को बंटवारा करना है तो हमारे पास 2 तरीका होता है,
एक तो क्षैतिज वितरण, दूसरा क्या होता है बेटा, ऊर्ध्वाधर वितरण। हमारे बीच के सामने एक नया एग्जाम्पल आया, कौन सा, विभिन्न समुदायों के मध्य भी ये हो सकता है। और बेटा ये ऐसी जगह पर लागू होगा जहाँ देश छोटा होगा, जहाँ जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। अब भारत हमारा ऐसा देश है जहाँ लाखों जातियां जन्म ली हुई हैं, कई सारे समुदाय हैं। अब बताओ भारत के अंदर अगर इतने सारे समुदाय हैं और उनके बीच में अगर ये वितरण करना है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, काफी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो छोटे देशों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो बेटा ये चैप्टर आपका था क्या, चैप्टर नंबर 1 का नागरिकता का, उसका सत्ता साझेदारी का पार्ट 2 था। इसमें हमने 2 पार्ट में ये चैप्टर को क्या कर लिया बच्चे, कंप्लीट कर लिया है। अब एक चीज आप लोग को बता दो बच्चे कि मेरे पढ़ाने में और अन्य टीचरों को पढ़ाने में एक अंतर मिलेगा कि आप लोग को 2-2 3-3 क्लास ले लेंगे, 4-4 क्लास ले लेंगे और अधिक से अधिक देखेंगे तो आपसे बातचीत करते हुए टाइम बिताएंगे। पर मेरा मुद्दा होता है सिर्फ पढ़ाना। अब मैं इसीलिए, अच्छा यार मुझे बहुत ज़्यादा शायरी उरी भी नहीं आता है कुछ बोले बोले, हैं गाना वाना भी नहीं आता है कि गाना वाना गाएं। बस यार जितना दिमाग में रहता है वो आके आप लोग को पढ़ा देता हूँ। अगर बातें समझ में आ रही है तो ठीक है, तो इसको क्या करिएगा, क्लास को शेयर लाइक जो भी होता है आप लोग कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। और दूसरा पार्ट शायद आप लोग का बेटा कौन सा टॉपिक है आप लोग का, दूसरा चैप्टर, हाँ हाँ दूसरा चैप्टर कौन सा है, भारत में संघीय सरकार है ना। तो नागरिकता का सेकंड चैप्टर क्या है, भारत में संघीय सरकार, जिसका बेटा अगला पार्ट जाएगा। अब पूरा एक ही क्लास में उसे कंप्लीट कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।